So hello people, this is your channel CATV and इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज NBFC। सी एक तरीका तो ऐसा होता है भैया रिवाइज करने का कि मैं पर्टिकुलर कंसेप्ट को फर्राटेदार पढ़ के जो है इसको ओवर कर देते हैं और बोलने का हो जाएगा कि मैंने 20-25 मिनट में NBFC ख़त्म कर दी। ठीक है, बट ठीक है, फील लेने के लिए इनफ है, बट हमको साथ में क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, अदरवाइज फील लेके क्वेश्चन तो होने से रहे। तो इधर क्या होगा, सिस्टमेटिक तरीके से हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अगर लग रहा है धीरे तो इंटू 2 प्लीज़ कर लीजिएगा, अगर ठीक है, और बाकी अगर अप्रोप्रिएट लग रहा है तो ओके, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम NBFC के नोट्स से सिस्टमेटिक बने हुए हैं, ठीक है, वो NBFC के नोट्स को हम पढ़ेंगे। वो नोट्स को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, SM के PM के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो करेंगे। अप्रॉक्स 1 घंटे तक जाएगा, बट ये क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वही है कि क्वेश्चन में जैसे हम लिंक करते हैं नोट्स को, तो हम देखेंगे कि देखो यार, हमने ये पर्टिकुलर नोट्स में ये वाले एरिया में हमने ये पढ़ा था, और देखो इस पर क्वेश्चन भी है। तो हमको नोट को और कभी कुछ चेंज करना हो तो नोट में कुछ ऐड ऑन भी कर देंगे, और जो है कुछ बेटर ही निकलेगा, ठीक है ना, इस वीडियो के बाद। सो बिना किसी देर के वी आर गोइंग टू स्टार्ट NBFC। तो सबसे पहले ये NBFC में देखो, ऐसे कंसेप्ट के नाम पे तो 6 कंसेप्ट है, बाकी मुझे कुछ एडिशनल कुछ ऐड करना था तो मैंने और ऐड करा, तो 8, 9, 10 आके आपको ऐसे मिल जाएंगे। मैंने इधर इसको अपडेट नहीं करा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की अपन बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो NBFC में क्या बोल के रखा है कि NBFC में मैंने लिखा है C और R। देखो NBFC ना वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, साथ ही साथ NBFC को रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, रेगुलेटेड होती है NBFC, और RBI के अंडर भी रजिस्टर्ड होती है। NBFC जो है अगर हम बात करें तो NBFC नॉट इंगेज। NBFC किस में इंगेज होती है? सबसे पहले अपन इंगेज की बात करते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म रखते हैं भैया। इंगेजमेंट की बात करें तो कौन कौन से बिजनेस NBFC कर सकती है? वो लोन्स एंड एडवांसेस दे सकती है, एक्वायर कर सकती है, शेयर सिक्योरिटी को एक्वायर, देखो पैसे देना है तो लोन्स दे दो, या तो हम उसके शेयर परचेस करके इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ये परचेस करके भी तो पैसे जा सकते हैं, और लीज और हायर परचेस से भी हम उसको एडवांसेस दे सकते हैं, और इंश्योरेंस और चीट बिजनेस। तो क्या बोल के रखा है, लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, लीज और हायर परचेस है। अब लीज और हायर परचेस मतलब ऐसा है कि NBFC ने खुद ने वो व्हीकल खरीदा और व्हीकल आपको हायर परचेस पे दे दिया, ठीक है। NBFC के पास व्हीकल है, उसने आपको लीज पे दे दिया, ऐसा होता है लीज, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया तो ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं कि ऐसा होता है, NBFC करती है। और इंश्योरेंस और चिट बिजनेस जो है नॉट इंगेज, किस में इंगेज नहीं है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, और सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें तो बिल्कुल भी इंगेज नहीं है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेस और एग्रो एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है, इस पर अब कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है, अब थोड़ा सा हमको अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमने करा। NBFC एज पर RBI डायरेक्टिव अगर हम देखें तो नॉन बैंकिंग कंपनी जो ये पांचों काम करती है, वो नॉन बैंकिंग कंपनी ये सब काम करती है RBI के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। नॉन बैंकिंग कंपनी विच इज़ ए लोन कंपनी, लोन देती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, पर ये इन्वेस्टमेंट इधर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी या हायर परचेज फाइनेंस, इक्विपमेंट को लीजिंग करती है, या म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी है। तो NBFC म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी कुछ होगा। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी वो मतलब जैसे होता है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ मेंबर, वैसे ही अगर म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी है पेडी टाइप का, तो वो भी NBFC में आता है, ठीक है। NBFC वर्सेस बैंक, तो कुछ चीज़ें हैं जो बैंक में होती है और NBFC में नहीं होती है, इसलिए NBFC थोड़ा सा हटके है बैंक से। सबसे पहले NBFC पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, पर ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग दोनों NBFC है। डिपॉजिट टेकिंग और मतलब पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते, नहीं भी कर सकती है, तो नहीं करने वाली NBFC भी है। फिर जो है नॉट पार्टिसिपेट इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करती। मीन्स इसका मतलब ये है कि ना तो चेक लेती है ना तो चेक देती है, उसके नाम पे चेक इशू ही नहीं होते, ठीक है। और जैसा कि बैंक डिपॉजिट को DICGC कवर करता है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऐसा है, ठीक है ना। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो बैंक डिपॉजिट का तो इंश्योरेंस होता है, पर ये जो है इसका नहीं होता। DICGC, इनफैक्ट DICGC जो है इंश्योर ही नहीं करती। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने NBFC वर्सेस बैंक पढ़ा, ठीक है। तो इनफैक्ट DICGC नॉट इंश्योर NBFC डिपॉजिट, तो DICGC जो है वो भी इंश्योर नहीं करती है, तो DICGC वो भी इंश्योर नहीं करती है NBFC डिपॉजिट, तो DICGC नॉट इंश्योर NBFC डिपॉजिट। तो ठीक है, तो मुझे DICGC नॉट इंश्योर NBFC डिपॉजिट, ये इंश्योर नहीं करती। चलो आओ, अगला है ओन फंड और नेट ओन फंड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा करते हैं हम इस पर क्वेश्चन ढूंढ लेंगे,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन ढूंढ लेंगे और क्वेश्चन लगे हाथ कर लेंगे, तो क्या है कि फिर एक वो बोर्डम नहीं लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, कि पूरे के पूरे पहले नोट्स पढ़ो फिर क्वेश्चन करो। तो ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ओन फंड और नेट ओन फंड मतलब कि ओन फंड मतलब ये एनबीएफसी का पैसा है, इतना पैसा एनबीएफसी मैनेज कर रही है। चलो, ये ओन फंड होता है। और नेट ओन फंड होता है कि ओन फंड में से भी हम कुछ एक्सक्लूड करते हैं और फिर नेट ओन फंड निकलता है। तो ओन फंड और नेट ओन फंड हम देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ओन फंड और नेट ओन फंड की पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टिबल है, प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टिबल है, ठीक है। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। तो अगर हम देखें तो पेड अप कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर, तो ठीक है, इक्विटी और इक्विटी प्रेफरेंस पर प्रेफरेंस है वो कन्वर्टिबल वाला, तो दोनों में इक्विटी का फ्लेवर होना चाहिए। बाकी फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व वो तो ठीक है। क्या नहीं आएगा, डिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं आएंगे, तो पीएनएल डेबिट बैलेंस वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। इंटेंजिबल्स की बुक वैल्यू नहीं आएगी, इंटेंजिबल्स को राइट ऑफ करेंगे, इंटेंजिबल की बुक वैल्यू नहीं आएगी। कैपिटल लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। तो ये हमारा आ गया ओन्ड फंड। अब आती है बात कि नेट ओन फंड का मतलब क्या है। नेट ओन फंड का मतलब होता है ओन्ड फंड में से ये चीज़ और माइनस करो। क्या एक्सक्लूड करो कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है ग्रुप कंपनी में, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ ग्रुप कंपनी, तो ग्रुप कंपनी की इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो ग्रुप कंपनी की इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। एक तरीका यह है इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दो, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी, तो बॉन्ड या डिबेंचर में बुक वैल्यू पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट करो, पैसे दे रहे हो। तो यार सामने वाले से डिबेंचर बॉन्ड लिए, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक तरीका ऐसा है, सामने वाले से इक्विटी ली, पैसा दे दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट है। एक तरीका ये है कि लोन एंड इंटरेस्ट, लोन एंड एडवांसेस दे सकते हैं सब्सिडियरी को, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो लोन एंड एडवांसेस दे सकते हैं सब्सिडियरी को, ग्रुप को, डिपॉजिट कर सकते हैं सब्सिडियरी ग्रुप को। ये सब जो भी कर रहे हो आप, टू द एक्सटेंट, ये सबके लिए है, ठीक है। तो टू द एक्सटेंट, ये जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। तो 1 सेकेंड, तो क्या बोल रहे हैं कि आप ये जो भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप, इक्विटी को छोड़ के, ठीक है ना, ये इक्विटी को छोड़ के, वैसे इक्विटी भी माइनस होता है, पर इक्विटी को छोड़ के आप डिवेंचर एंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हो, डिपॉजिट्स दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो भी ग्रुप कंपनी में, इन सब्सिडियरी है ग्रुप कंपनी, टू द एक्सटेंट सच सम एक्सीड 10% ऑफ ओन्ड फंड। भाई 10% तक तो चलेगा, 10% से ज़्यादा किया ना आपने तो फिर दिक्कत है। और 10% का नेट ओन फंड का नहीं, 10% ऑन ओन फंड, तो ओन फंड का 10% तक तो चलेगा, 10% से ज़्यादा मत करना। तो ये अपन ने ओन फंड और नेट ओन फंड करा। अपन ऐसा करते हैं कि इस पे ही एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। चलो, तो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहला इलस्ट्रेशन इस पे है। क्या बोला है कि टेम्पल्टन फाइनेंस लिमिटेड का एक एनबीएफसी है जो द एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स बैलेंस शीट आर गिवन बिलो। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ये पूरा दे के रखा है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल, चलो ठीक है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देख रखा, हमको निकालना क्या है, देखते यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट ओन फंड। तो ठीक है भैया, नेट ओन फंड निकालना है, ठीक है। सबसे पहले नोट्स में आ जाओ, नोट्स में नेट ओन फंड है, ठीक है। कैलकुलेट करते पहले ओन फंड निकालो। तो नेट ओन फंड ऑफ टेम्पल्टन फाइनेंस लिमिटेड एज पर एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिकली नहीं है वो, हाँ, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। तो जो भी हो, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेकिंग कंपनी दोनों के लिए क्या सेम है क्या? हाँ, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम है, कन्फ्यूज़ नहीं होने का। मैं नोट्स में अपने अमेंड कर देता हूँ। ओके, सो करें कैलकुलेट। तो पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल हमने लिया। तो पहले हम ओन फंड कैलकुलेट करते हैं। भैया पेड अप कैपिटल हमने दिया 100, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, ठीक है, 500 दिया हमने रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ एडजस्टमेंट नहीं है ऐसा कुछ भी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व इतना है, ऐसा कुछ भी नहीं। लोन, ठीक है, तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हमने ले लिया। लोन लेंगे क्या? नहीं, ये लोन हमने रेस करे, ठीक है ना, ये लोन देना नहीं आएगा, लोन हमने रेस करे। ये आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। डिपॉजिट, डिपॉजिट आएगा क्या? ये बिल्कुल भी नहीं आएगा,
ठीक है। ये लाइबिलिटी है, या तो हमने डिपॉजिट इधर लेके रखे, इधर डिपॉजिट हमने दिए नहीं है, इधर डिपॉजिट हमने लेकर रखे, ठीक है। तो ये डिपॉजिट को उससे कंपेयर नहीं करने का अपने को, क्योंकि हमने लेकर रखे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल भी, ठीक है, ये बिल्कुल भी वो वाले डिपॉजिट्स नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस। चलो ठीक है, हमने लिया बाकायदा 5 और 600, ठीक है। लीज्ड आउट एसेट्स, अब असेट लीज पे गई, ये माइनस होगा क्या? तो असेट लीज पे गई, ऐसी चीज़ तो हमने माइनस नहीं करी ना, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडियरीज एंड ग्रुप कंपनी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडियरी इन ग्रुप कंपनी, तो पहले ओन फंड निकाल लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनीज आ गया इधर, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनी। तो शेयर में तो कितना भी इन्वेस्टमेंट करो तो चलेगा, पर डिवेंचर पे तो रोक है ना, 10% तक ही कर सकते हो। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होता है, और यही अपन ने देखा था जब ओन फंड कैलकुलेट करते तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल लॉस माइनस होता है। तो बाकायदा हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल लॉस से माइनस करा, अब हमारा जो आया ये आया 400। अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और सब्सिडरीज दोनों, ये हैंग हो गया यार, तो ठीक है। अब देखो एक चीज़ थी कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड सब्सिडरी 100 और डिवेंचर, ठीक है, 100 है। तो हम जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने ओन फंड तो निकाल दिया पहले, ठीक है। तो ओन फंड निकाल लिया, हमारा ए आ गया। अब नेट ओन फंड के लिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी तो कितना भी करो ये लिखा हुआ था, है ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कितना भी करो लिखा हुआ था। तो कायदे से अगर हमने जो नोट्स पढ़ा है, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर हमने नोट्स पढ़ा है तो मैं इधर 100 माइनस कर देता और 100 और माइनस करता, 100 और माइनस करता, ठीक है, 100 और माइनस करता, ठीक है ना। पर 100 को मैं चेक करता, इधर मैं 100 को चेक करता कि 10% ऑफ ओन्ड फंड तक ही कर सकते हैं ना। तो ओन्ड फंड कितना है हमारा, ओन फंड है 400, तो 400 का 10% 40 ही कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं कि 100 ले लेता हूँ और 40 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 100 ले लेता हूँ और 40 ले लेता हूँ, तो 140 माइनस करता मैं, ठीक है। तो 140 में जो है, सॉरी 100 ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ, इन द सेंस कि 100 तो मैं माइनस करूँगा ही करूँगा, डिवेंचर में सिर्फ 40 ही मैं माइनस कर सकता हूँ, तो 140 में माइनस करता, ओके। अब इन्होंने क्या किया, अब समझो, मैंने जो बताया था उसमें गड़बड़ हो गई, ठीक है। एक चीज़ है जो गड़बड़ निकल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स खराब है, ठीक है ना, इसलिए अभी अपन ने नोट्स में साथ में पढ़ा है, ठीक है। तो एकदम से ओपिनियन पे मत क्रिएट करना है। इधर क्वेश्चन करके ही हमको क्या क्लियर हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट है सब पे ही एप्लीकेबल है, ओके। तो यही था कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, मैंने बोला था कितना भी करो, पर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ ग्रुप कंपनी पर भी लिमिट लगेगी, और डिवेंचर बॉन्ड इन सब पे, लोन्स एंड एडवांसेस सब पे लिमिट लगेगी। मतलब कि देखा जाए तो 200 रुपये पूरा 200 पूरा लिमिट में आ गया है। 400 का 10% तो आप कर सकते हो सिर्फ, तो 200 आप माइनस नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप 40 माइनस कर पाओगे। मतलब कि 400 जो था हमारा, ठीक है, 600 माइनस 200 किया, 400 आया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हमने जो 400 में से, फिर ठीक है, हमने सिर्फ 40 माइनस किया, 40 माइनस का क्या मतलब, 40 हमने एक्सेप्ट किया। 200 था, 600 में से 200 माइनस किया, ठीक है, 400 आया। 400 में से बाकायदा हमने जो है वो 40 एक्सेप्टेबल है। भैया तुम 40 तक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 40 के ऊपर, क्योंकि 200 आपने करा है ना, आपने इन्वेस्टमेंट 200 करा है, 40 तक एक्सेप्टेबल है। अनएक्सेप्टेबल है 160, ये एक्सेस है। तो एक्सेड वाला तो हटाओ, एक्सीड वाला हटाओ, ठीक है। तो वो 200 में से, वो 400 में से 160 माइनस किया, तो ऐसे करके 240 आया नेट ऑन फंड, ओके। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमने वो जो पूरा है इसमें अपने नोट्स को रीफ्रेम कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ ग्रुप कंपनी पर भी लिमिट लगेगी, और सब पे जो है, इन सब पे जो है एक्सेस पोर्शन ओवर 10% ऑफ ओन फंड विल बी एक्सक्लूडेड। एक्सेस पोर्शन है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, 160 एक्सक्लूड हुआ, नेट ऑन फंड 240 आया, ठीक है। ये नेट ऑन फंड है। देखते हैं कि पीएम में नेट ऑन फंड के ऊपर कोई सा क्वेश्चन है क्या, ओके। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोविजंस वापस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो नोट्स वापस चालू कर देते हैं, ओके। तो हमने क्या किया कि अच्छा, इसको स्प्लिट तो फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है, हाँ, हमें स्प्लिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें वो रिवाइज्ड हम इंडेक्स देख रहे थे ना, इंडेक्स के साथ इसको पढ़ रहे थे, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये फोर्थ वाला पोर्शन हमारा क्या आया, फोर्थ वाला पोर्शन, 1 सेकेंड, हाँ। तो हमारा फोर्थ है, देखो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एनबीएफसी वर्सेस बैंक पढ़ा, ओन फंड एंड नेट ओन फंड का पढ़ा हमने। फिर अब आया रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।
रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हम पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि देखो मिनिमम नेट ऑन फंड हमारा 200 लाख होना चाहिए, नेट ओन्ड फंड मिनिमम 200 लाख होना चाहिए एनबीएफसी का। एक रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ ये भी थी कि डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो ठीक है, एसेट फाइनेंस कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, पर आपको प्रूडेंशियल रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा और कार मेंटेन करना पड़ेगा। वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या अपन बोल सकते हैं कि वो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो 15%, और ये प्रूडेंशियल रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है ना, अभी हम उसको पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत करो, पढ़ेंगे उसको अपन, ठीक है। तो ये आएगा रेगुलेशन, ये कहीं रेगुलेशन आएंगे, ये प्रोविजन नॉर्म्स और रेगुलेशन ये फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और डिपॉजिट एक्सेप्टेंस कर रहे हो, ठीक है, तो अब अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट या रिन्यू कर सकते हो पब्लिक डिपॉजिट कब, कितना, वो नेट ऑन फंड का 1.5 गुना, नेट ऑन फंड का 1.5 गुना या 10 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो आप कितना कर सकते हो डिपॉजिट एक्सेप्ट, नेट ऑन फंड का 1.5 टाइम्स, ठीक है, नेट ऑन फंड हम कैलकुलेट कर लेंगे 1.5 टाइम्स उसका निकालो, 10 करोड़ विच एवर इज लोअर का आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। चलो ये हो गया हमारा डिपॉजिट सिग्निफिकेंस या सिस्टम। डिपॉजिट सिग्निफिकेंस की हमने बात कर ली है, ठीक है ना, नेट ऑन फंड की पहले मिनिमम कैप की बात कर ली है, फिर हमने बोला कि भैया डिपॉजिट तो कर सकते हो, कितना कर सकते हो, नेट ऑन फंड का 1.5 टाइम्स और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर। अब चलो अब बात आती है सिस्टमिक सिग्निफिकेंसी। सिस्टमिक सिग्निफिकेंस मतलब क्या, ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया अभी आपने बोला कि सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट या सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट, देखो एनबीएफसी एक तो डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, पब्लिक डिपॉजिट इसमें इन्वॉल्व हो गया, पर जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ना, उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, एक तो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, वो करना ही पड़ेगा। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है तो जो बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। तो असेट जिसका जो है नेट ऑन फंड या एनबीएफसी, तो 2 ब्रॉड कैटेगरी है, वो एनबीएफसी जो जिसका नेट ऑन फंड 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है वो होगी हमारी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, और लेस देन है तो नहीं है, लेस देन है तो नहीं है, मतलब उस पर असेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स भी अलग है, उसको रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, तो सिस्टमिक सिग्निफिकेंस अपन ने पढ़ लिया। डी में है मल्टीपल एनबीएफसी, ये थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा, इसको समझो। इफ़ एनबीएफसी इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट ग्रुप, अगर ये कॉर्पोरेट ग्रुप का पार्ट है और कॉमन सेट ऑफ प्रमोटर है, और एनबीएफसी में प्रमोटर का कॉमन सेट ऑफ प्रमोटर है, तो ऐसे केस में अबव लिमिट विल बी सीन एज एग्रीगेट विद डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो अबव लिमिट को ना एग्रीगेट में देखा जाएगा विद द डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक है। अब मतलब जो उसकी इंपॉर्टेंस है कि भैया ये 500 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे केस में डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के साथ उसकी लिमिट को देखा जाएगा, अच्छा उसकी लिमिट 500 करोड़ से ऊपर है तो भैया ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, और इस तरीके से जो है ये इसमें आ जाता है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हर कोई नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, पर धीरे धीरे लोग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिसने 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का वो करा है, क्या जिसके पास नेट ऑन फंड है, ठीक है। फिर अब चलो आप मल्टीपल एनबीएफसी हमने पढ़ लिया, अब आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो 2 कैटेगरी है, देखो अपने बात कर ली थी, एक तो डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट। अब नॉन डिपॉजिट में 2 चीज़ें, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट तब बन जाएगी जब आपका नेट ऑन फंड, आपका ओन्ड फंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेट ऑन फंड की बात कर रहा हूँ, वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो बन रहा है, आ रहा है हमको समझ में सब, ठीक है। डिपॉजिट कितना ले सकते हैं तो हमको पता है 1.5% ऑफ एनओएफ और 10 करोड़ विच इज लोअर, ठीक है। चलो तो नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, पब्लिक फंड एक्सेस्ड और नॉट। अब देखो पब्लिक फंड आपने एक्सेस करे हो या नहीं करे हो, मतलब कि नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट को जो ये बोल रहे हैं कि तुमने पब्लिक फंड एक्सेस करे हो नहीं करे हो, क्योंकि अगर करे होते तो तुम डिपॉजिट टेकिंग होते, पर तुमने नहीं भी करे हो ना, फिर भी तुम सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हो, प्रोविडेंट के ये जो है रेगुलेशन है, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस और गाइडलाइंस तो तुमको एप्लीकेबल होगी। तो पब्लिक फंड एक्सेस्ड और नॉट, दे हैव टू कंप्लाई प्रूडेंशियल रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, ठीक है, उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर नोट्स है, पर्टिकुलर नोट्स को एक स्टडी मैट्रिक्स से हमने डिराइव किए हैं नोट्स को, तो नोट्स प्रॉपर सिस्टमेटिकली है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी हुए हैं, बट वो था हमारा जो ओन फंड है, तो वो ओन फंड में थोड़ा सा एरर था, ठीक है। चलो अब एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, एनबीएफसी की नॉन डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीआरआर, उसको 15% का जो एडिक्वेंसी रेशियो है उसका तो एग्जेम्पशन है, साथ ही साथ क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म से भी उसको एग्जेम्पशन है, ठीक है। फॉर ऑल एनबीएफसी, अभी जो एनबीएफसी एनडी है ना, ये एनबीएफसी एनडी मतलब कि नॉन डिपॉजिट, ये है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नहीं, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो तुमको सब फॉलो करना है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। ये सीआरआर, ठीक है, सीआरआर और क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स,
इनको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो 3 कंपनी हो जाएगी, NBFC ND, NBFC NDSI और NBFC D, ठीक है। और फॉर ऑल NBFC लेवरेज रेशियो 7 होना चाहिए। और लेवरेज रेशियो क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ अपॉन ओन फंड। तो ओन फंड डिवाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डिवाइड बाय ओन फंड, ये लेवरेज रेशियो 7 होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, तो जब आप आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है, तो ऑल NBFC में लेवरेज रेशियो 7 है। तो ऑल NBFC लेवरेज रेशियो 7 मतलब कि वही आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइड बाय ओन्ड फंड, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइड बाय ओन फंड बोला है, नेट ऑन फंड नहीं बोला है। तो ये लेवरेज रेशियो हमारा 7 होना चाहिए, ठीक है। अब प्रूडेंशियल रेगुलेशंस है, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में, दिमाग लगाना पड़ेगा इधर हमें। और सबसे पहले प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में आया हमारा कोर कैपिटल, ठीक है। ये दो कैपिटल होती है, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। ये कैपिटल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो ना ये 15% का मेंटेन करना है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी रिस्क पे लगी है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितनी रिस्क है, तो ये CRAR हमारा 15% होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट होता है हमारा, ये जो है कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट हमारा जो है CRAR ऐसे कैलकुलेट होता है। तो कितनी रिस्क पे लगी है, मतलब कि रिस्क वेटेड एसेट है। तो रिस्क वेटेड एसेट हमारा 1 है, तो उस 1 रुपये की रिस्क पे कितनी कैपिटल लगी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रिस्क पे लगी है, ठीक है। तो पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड में देखें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में वही टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल आता है। टायर 1 कैपिटल जो है अपना वो कोर कैपिटल है। तो कोर कैपिटल ये तो नेट ऑन फंड ही है, जो आप नेट ऑन फंड कर रहे हो ना, ये टायर 1 कैपिटल है। नेट ऑन फंड जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये टायर 1 कैपिटल है। और जो है इसको किसको कंप्लाई करना है, एक तो डिपॉजिट को लेना है और नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट को लेना है, और 10% और मिनिमम 10% होना चाहिए तुम्हारा टायर 1 कैपिटल। और एक आता है तुम्हारा टायर 2 कैपिटल, ठीक है। अब तुम्हारा जो टायर 2 कैपिटल आता है, तुम्हारे टायर 2 कैपिटल पे ध्यान देना पड़ेगा। टायर 2 कैपिटल इसमें और ऐड होती है, तो जो तुम्हारा नेट ऑन फंड है उसका 10% तो होना चाहिए, ठीक है। ये टायर 1 कैपिटल होना चाहिए। ये दोनों को फॉलो करना है, ये नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और डिपॉजिट को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि प्रूडेंशियल रेगुलेशन है ना, इन दोनों को फॉलो करेंगे। अब भले ये डिपॉजिट ले नहीं ले, मिनिमम 10% टायर 1 कैपिटल। चलो टायर 2 कैपिटल, रिस्क वेटेड एसेट हम आगे पढ़ेंगे, शायद आगे इसमें दिया हुआ है, हाँ ओके, रिस्क वेटेड एसेट दिया हुआ है। आती बात टायर 2 कैपिटल की, तो टायर 2 कैपिटल को कोर कैपिटल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कैपिटल। टायर 1 कैपिटल को कोर कैपिटल बोलते हैं। सबऑर्डिनेट कैपिटल में क्या बोला है कि प्रेफरेंस शेयर अदर देन कन्वर्टिबल डिवेंचर, क्योंकि कन्वर्टिबल वाले तो अपने ओन्ड फंड में कवर हो गए। रिवैल्यूएशन रिजर्व का 45%, जिसमें बोला है रिवैल्यूएशन रिजर्व डिस्काउंट रेट 55%। तो डिस्काउंट रेट बोला है, डिस्काउंट फैक्टर नहीं बोला है। तो रिवैल्यूएशन जो हमारा जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, डिस्काउंट रेट 55% है, मतलब कि वो 55% माइनस करके 45% हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व। जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व, ठीक है। तो वो जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, देखो प्रोविजन और रिजर्व जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है टू द लॉस ऑफ स्पेसिफिक एसेट, तो लॉस रिजर्व है ये एट्रीब्यूटेबल होते हैं, कुछ एट्रीब्यूटेबल नहीं होते। तो जो एट्रीब्यूटेबल है वो हम नहीं लेंगे, जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है वो ले लेंगे। तो जिस हद तक ये एट्रीब्यूटेबल नहीं है टू लॉस ऑफ स्पेसिफिक एसेट, तो जो लॉस ऑफ एसेट के लिए एट्रीब्यूटेबल है उसको तो नहीं लेंगे। और जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जो फ्री थे, जो ओपन थे, ठीक है, तो जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है टू लॉस ऑफ स्पेसिफिक एसेट एंड दे आर अवेलेबल टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है, ये दे आर अवेलेबल टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ये थे अवेलेबल टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। तो ये अवेलेबल है टू मीट द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है। तो ये रिस्क वेटेड एसेट का 1.25% रहेगा, ठीक है। तो ये रिस्क वेटेड एसेट का 1.25% रहेगा, ठीक है। और इसका, ठीक है, इसको इतना लेंगे टू द एक्सटेंट, ठीक है, टू द एक्सटेंट 1.25% ऑफ RWA, ठीक है। तो टू द एक्सटेंट 1.5% ऑफ RWA, ये हमारा सबऑर्डिनेट डेट हो गया, ठीक है। अब नहीं सॉरी, ये हमारा हो गया, ये रिजर्व वाला हो गया, ठीक है, जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व। तो हमने क्या देखा, प्रेफरेंस शेयर जो है अदर देन कन्वर्टिबल है, बाकायदा हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व लिया, उसका 45% आएगा, ठीक है, याद रखना 45%। और जनरल रिजर्व प्रोविजन और लॉस रिजर्व आएगा जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, और 1.25 ऑफ RWA है, 1.25%, ओके। अब हाइब्रिड डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, सबऑर्डिनेट डेप्ट है, और सबऑर्डिनेट डेप्ट एट डिस्काउंट, ठीक है ना, इसका भी डिस्काउंट रेट है। जैसे अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में पढ़ा ना, तो वैसे ही रिवैल्यूएशन सरप्लस में पढ़ा ना अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में, इसमें ही जो है सबऑर्डिनेट डेप्ट एट डिस्काउंट एंड प्रोवाइड, जो आपका 1, 2, 3, 4, 5 है, ये एक्सीड नहीं होना चाहिए टायर 1 कैपिटल से, ठीक है। शुड नॉट एक्सीड द टायर 1 कैपिटल, ये शुड नॉट एक्सीड द टायर 1 कैपिटल, ये टायर 1 कैपिटल से एक्सीड नहीं होना चाहिए,
तो सबऑर्डिनेट डेब्ट आपको इस एक्सटेंट तक लेना है कि प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट एग्रीगेट जो है वो टायर 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट डेब्ट का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट डेब्ट हम समझो, देखो ऊपर की सारी अपन ने बात कर ली, सबऑर्डिनेट डेब्ट समझो, फुल्ली पेड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अनसिक्योर्ड। तो सबऑर्डिनेट डेब्ट क्या होता है कि फुल्ली पेड इंस्ट्रूमेंट है। सबऑर्डिनेट डेब्ट का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट डेब्ट का मतलब ये होता है कि फुल्ली पेड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अनसिक्योर्ड। तो इंस्ट्रूमेंट है जो फुल्ली पेड है पर अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि इस पर सिक्योरिटी नहीं है, और विच इज़ सबऑर्डिनेट टू क्लेम ऑफ क्रेडिटर, विच इज़ सबऑर्डिनेट टू द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, कि कल को क्रेडिटर क्लेम करे, हम क्रेडिटर को पे कर देंगे, इनको पे नहीं करेंगे, विच इज़ सबऑर्डिनेट टू द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, और नॉट रिडीमेबल एक्सेप्ट अप्रूवल या कंसेंट, या अप्रूवल या कंसेंट मिल गया हो तो हम तो कर देंगे, अदरवाइज जो है इसको कोई रिडीम भी नहीं होने वाला। ये सबऑर्डिनेट डेब्ट है। अब सबऑर्डिनेट डेब्ट को हमको समझना पड़ेगा। अभी हमने क्या बात करी थी कि सबऑर्डिनेट डेब्ट डिस्काउंट पे होता है, ठीक है, एट डिस्काउंट पर। डिस्काउंट कितना? अगर सबऑर्डिनेट डेब्ट की रिमेनिंग मैच्योरिटी 1 साल तक है तो डिस्काउंट रेट 100%, ये डिस्काउंट रेट की बात कर रहा हूँ, 100%, ठीक है। उधर डिस्काउंट रेट तो वो पूरा माइनस होता है। सबऑर्डिनेट डेब्ट 1 साल से ज़्यादा हो, 2 साल तक है तो डिस्काउंट रेट 80%, ऐसे 2 साल से ज़्यादा हो, 3 साल तक है तो डिस्काउंट रेट 60%, तो 80 60 40 20, ठीक है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 1 साल तक 100, फिर ठीक है 1 से 2 ये 20 कम हो गया, 2 से 3 वापस 20 कम हो गया, 3 से 4 वापस 20 कम हो गया, तो 1 से 2 में 20 कम हो गया 80 हो गया, 2 से 3 में 20 कम हो गया मतलब 60 हो गया, 3 से 4 में जो है 20 कम हो गया वापस ये 40 हो गया, और 4 से 5 में 20 कम हो गया मतलब 20% हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिस्काउंट रेट। प्रोवाइडेड जो डिस्काउंटिंग वैल्यू है, जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए टायर 1 कैपिटल से। ये जो है इसका ध्यान रखना कि प्रोवाइडेड जो है सबऑर्डिनेट डेब्ट, ठीक है। तो जो हमारा सबऑर्डिनेट डेब्ट की जो वैल्यू है, देखो एक तो हमने ये बोला था कि सबऑर्डिनेट डेब्ट इतना ही लेना कि वो कि जो हमारा जो कैपिटल है एग्रीगेट वो टायर 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो, तो ये तो हमारा एग्रीगेट की लिमिट है, और ये तो हमारा टोटल जो हमारा टायर 2 कैपिटल की लिमिट है। पर एक लिमिट ये भी है कि सबऑर्डिनेट डेब्ट लो, पर इतना ही लो कि वो 50% ऑफ टायर कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो, तो 50% ऑफ टायर 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो, शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग वैल्यू का ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने जो है ये अपन ने पर्टिकुलर असेट क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये हम जो कैसे क्यों कर रहे थे हमें, क्योंकि कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो 15% है। कुछ नोट्स को इधर अपडेट करना था कि जो CRAR है, CRAR हमारा 15% है, तो अपन ये बोलते थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रिस्क पे लगी है, ठीक है ना। तो 15% है, ये मिनिमम है कि मिनिमम CRAR जो है वो 15% है। कंसिक्वेंटली टायर 1 कैपिटल कैन नॉट एक्सीड, एंड कंसिक्वेंटली जो हम तुम्हारा जो टायर 1 कैपिटल है वो कैन नॉट बी लेस देन 10%, तो अपन बोल ही चुके थे कि ये मिनिमम 10% होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम किधर से